सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें आज हम जिस टॉपिक को समझ रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वह है बीजीय व्यंजक तथा सर्व समीकाएं। तो आपको तो याद है ना कि पिछली वर्कशीट से हमने इस टॉपिक को शुरू किया था और समझा था कि बीज गणित क्या होता है, यानी गणित की किस शाखा को हम बीज गणित कहते हैं। और हमने ये भी समझा था कि कई बार जब हमें किन्हीं चीज़ों का मालूम नहीं होता तो हम उन्हें अंग्रेज़ी के अक्षर x, y, z या t या किसी को भी रख के और फिर एक समीकरण बनाते हैं और फिर उसे हल करते हैं। तो इसी श्रृंखला में आगे आज हमें क्या सीखने को मिलता है देखते हैं इस वर्कशीट में। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि बीजगणित चर अथवा अचर तथा व्यंजक पर आधारित है, यानी चर जिसकी वैल्यू जो है, जिसका मूल्य है घटता बढ़ता रहता है, अचर जिसका मूल्य समान रहता है। हम बीजगणित में चर, अचर और व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। जब गणित में बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ना और घटाना पड़ता है या कहीं कहीं जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता तो हम व्यंजक का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्यंजक कैसे बनते हैं। आज की वर्कशीट में हम केवल यही सीखेंगे कि व्यंजक कैसे बनते हैं। तो देखिए, जैसे अंक गणित में संख्याओं पर 4 संक्रियाओं यानी जैसे जमा, घटा, गुणा और भाग का प्रयोग करके हम व्यंजक बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर 3 गुणा 2 जमा 4। और इसमें भी एक नियम चलता है, अगर आपको याद हो, जिसको हम बॉड मास या डी मास भी बोलते हैं, यानी सबसे पहले डिवाइड करना होता है, भाग करना होता है, फिर गुणा, फिर जमा और फिर घटा। तो इसमें 3 गुणा 2 पहले करेंगे 6 होता है और फिर जमा करेंगे 6 जमा 4 10। तो उसी प्रकार हम बीज गणित में भी व्यंजक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आओ समझें। जैसे स्थिति 1, रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं, जैसा कि चित्र में भी दिखा रखा है। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं, काउंट कीजिए, रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं और रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। आप यहाँ काउंट भी कर सकते हैं, रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। तो कुल कितने गुब्बारे होंगे? तो कुल गुब्बारे करने के लिए हमें तो याद है, जैसे अंकगणित में हम करते हैं, कुल गुब्बारे कैसे आएंगे? रहीम के गुब्बारे जमा में रश्मि के गुब्बारे, 4 जमा 5 बराबर 9। तो कुल गुब्बारे हो गए 9। अब हम स्थिति 2 देखते हैं। रहीम के पास 6 टॉफियां हैं, परंतु रश्मि अपनी टॉफियां नहीं बताना चाह रही है। इस स्थिति में हमें दोनों की टॉफियों का योग बताने में कठिनाई हो रही है। भाई आपसे पूछा जाए, बताइए दोनों के पास कितनी टॉफियां, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि जब एक व्यक्ति बताना ही नहीं चाह रहा उसके पास कितना है, तो आप कुल योग कैसे निकालोगे? तो सुविधा के लिए हम रश्मि की टॉफियों को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x, याद रखिएगा। तो कुल टॉफियां कैसे निकालेंगे? रहीम जमा रश्मि की टॉफियां। तो रहीम के पास तो थी 6 टॉफी और रश्मि के पास हमने माना था x। तो इसका मतलब कुल टॉफियां क्या हो गई? 6 जमा x या 6 जमा 4 राशि। इसको हम 6 जमा x भी लिख सकते हैं। तो चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c, p, t इत्यादि कुछ भी। उपरोक्त स्थिति में कुल टॉफियों की संख्या निकालना संभव ही नहीं था, परंतु चर राशि को x मानते ही समस्या हल हो गई और यही बीजीय व्यंजक या बीजीय गणित कहलाता है। चलिए एक और उदाहरण करते हैं। अध्यापिका ने कक्षा में 3 छात्रों जिनके नाम संचित, गुरलीन और अब्दुल हैं, उनको बुलाकर तीनों को कुछ पेंसिलें दी। तो संचित ने कहा, क्या कहा? मुझे 4 पेंसिल मिली हैं। गुरलीन ने कहा, मुझे 3 पेंसिलें मिली हैं। अब्दुल ने कहा, मुझे भी कुछ पेंसिल मिली हैं। अब उसने ये नहीं बताया कि उसे कितनी पेंसिल मिली हैं। तब अध्यापिका ने क्या कहा? इन तीनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिलें हैं? तो बताइए। अब हमें 2 जनों का तो पता है, यानी पहले संचित की पेंसिल 4
जमा गुरलीन की पेंसिलें 3 और अब्दुल की नहीं पता तो हम उसको मान लेते हैं x। तो हमारा जो व्यंजक बनेगा वो क्या बनेगा, 7 जमा x पेंसिलें। तो अब आपको समझ में आया कि व्यंजक बनाने के लिए हमें कैसे और क्या करना पड़ता है, और ये बहुत ही आसान है। तो इसलिए नीचे दी गई तालिका को आप पूरा कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं। स्वाति और मुकेश 2 बच्चे हैं, इनके पास पेंसिलों की संख्या, स्वाति के पास p, मुकेश के पास 5। तो दोनों की कुल संख्या कितनी होगी, नहीं पता, p जमा 5 लिख दो, क्योंकि स्वाति की तो पता ही नहीं है, इसलिए कुल संख्या हम लिखेंगे p जमा 5। टॉफ़ी, स्वाति के पास m टॉफ़ियाँ थी, यानी पता नहीं कितनी थी, और मुकेश के पास 2। तो दोनों की कुल संख्या कितनी हुई, m जमा 2। तो व्यंजक बनेगा m जमा 2, आप ऐसे ही लिखेंगे। और कॉपी, स्वाति के पास 8 कॉपियाँ और मुकेश के पास नहीं पता, तो हमने मान लिया t। तो दोनों की कुल संख्या कितनी हुई, दोनों की कॉपियों की संख्या 8 जमा t। तो इस तरह से बीजीय व्यंजक बनते हैं। अब एक अभ्यास का प्रश्न, निम्नलिखित मौखिक कथनों को बीजीय व्यंजकों में बदलो। आपको सिर्फ बीजीय व्यंजक बनाने हैं, करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, मेरे साथ आप इसको सीख सकते हैं। राम क्या कहता है, मेरी आयु x वर्ष है, यानी राम ने अपनी आयु नहीं बताई कि उसकी आयु कितने वर्ष है, तो हमने मान लिया उसकी आयु x वर्ष है। अब राम के पिता क्या कहते हैं, पिताजी कहते हैं मेरी आयु तुमसे 3 गुनी है। राम से यानी पिताजी की आयु कितनी हो गई, पिताजी की आयु कितनी, 3 गुनी राम की आयु की। भाई कहता है मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ, तो राम का भाई उससे 2 साल बड़ा है। माँ कहती हैं कि मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है, यानी राम की आयु जो जितनी राम की आयु होगी उसकी तिगुनी पिताजी की होगी, और उससे 2 वर्ष कम माँ की आयु होगी। तो अब हम इनको बीजीय व्यंजक में बदलते हैं। देखिए, तो पहला हुआ राम की वर्तमान आयु कितनी हुई, भाई राम ने कहा मेरी आयु x वर्ष है, तो x है, राम की आयु x वर्ष है। पिताजी की वर्तमान आयु क्या होगी, उन्होंने कहा था मेरी आयु तुमसे 3 गुनी है, तो जितना x में 3 गुना, यानी 3 गुना x का मतलब होता है 3x। फिर माँ की वर्तमान आयु, माँ ने कहा मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है, यानी जितनी पिताजी की आयु 3x उसमें से 2 घटा दो, तो ये हो गई माँ की वर्तमान आयु। भाई की वर्तमान आयु क्या होगी, भाई कह रहा था कि मैं राम से 2 वर्ष बड़ा हूँ, तो x जमा में 2, यानी जितनी आयु राम की है अगर हम उसमें 2 जमा कर दें तो भाई की आयु निकल आएगी। और माँ और भाई की आयु का योग क्या होगा, देखिए माँ की आयु हमने निकाली थी 3x घटा में 2, और भाई की आयु x जमा में 2, इन दोनों का जोड़ क्या बनेगा, माँ और भाई की आयु का योग बनेगा। अब आपको समझ में आया कि व्यंजक कैसे बनाते हैं, नहीं समझ में आया तो हम अगली वर्कशीट में से फिर दोबारा से सीख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो अपने हाथों को नियमित रूप से पानी और साबुन से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी संभव हो और उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।